Good afternoon, everyone. I, Dr. Palak, lecturer in GMC Group of Institution, welcoming you to the another physiological class. So, today's topic of discussion is respiratory tract. So, let's introduce the topic respiratory tract. The respiratory tract is a series of organs including the nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs, responsible for gas exchange in the body. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? ये सीरीज ऑफ ऑर्गन से मिलके बना होता है जिसमें कि क्या क्या आता है? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो हो सकती है गैस क्या? CO2 एंड OT। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज रिफर्स टू the organs which involves the process of respiration. All right, हम सांस लेने की नली वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। और उस जगह को क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट इज the conducting zone nose to bronchi filter warms and humidify air, while the respiratory zone alveoli is where oxygen enters the blood and carbon dioxide is removed. दो zones होते हैं हमारे lungs के अंदर, जैसे कि नोज से ब्रोंकाई तक उस जोन को क्या कहते हैं? कंडक्टिंग जोन, जो क्या करता है? एयर को फिल्टर करता है, वार्म करता है और ह्यूमिडिफाई करता है। वाइल रेस्पिरेटरी जोन कौन सा होता है? जहां पे एल्वोलाई प्रेजेंट होती है। एल्वोलाई का क्या वर्क है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और क्या कैरी करना? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी से निकल जाती है बाय द हेल्प ऑफ नोज। ऑल राइट, this division of labor allow for efficient gas exchange by preparing the air before it reaches the delicate alveoli. ये zones का क्या वर्क है? ये एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं। क्यों? ये प्रिपेयर करते हैं एयर को कि हमारी एयर डेलिकेट एल्वोलाई है, डेलिकेट स्ट्रक्चर है किसका? लंग्स का, कि वहां रीच मतलब पहुंचते ही वो क्या ना कर जाए, मतलब वो टॉक्सीफाई ना हो जाए। टॉक्सीफाई हो जाएगी तो हमारी जो एल्वोलाई की वॉल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डायग्राम। अब देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मैंने जैसे कि आपको बताया नोज आता है, तो नोज किसके अंदर होता है? नेजल कैविटी के अंदर। ऑल राइट, फिर होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ पैसेज बिटवीन बोथ फूड एंड एयर। यहाँ से हम एयर भी इनहेल करते हैं और फूड, कॉमन पैसेज है फेरिंग्स एक। फिर उसके बाद आ जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी वॉइस जनरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। देन इज ट्रैकिया। लैरिंग्स के बीनीथ वाला पार्ट जस्ट क्या होता है? ट्रैकिया, जिसमें कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होती है। देन आपको पता ही है हमारे लंग्स, फेफड़े, जिसे क्या बोलते हैं? लंग्स। किस में हेल्प करता है? ये हमें रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग में हेल्प आउट करता है। देन ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है हमारे किस में? 2 वेज में, ब्रोंकाई, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर ये फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में। देन द एंड पार्ट ऑफ द लंग्स, मतलब रूट ऑफ द लंग्स क्या होती है? एल्वेओलाई। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज लोकेशन एंड ग्रॉस स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंक्लूड द नोज, nasal cavity, pharynx and the upper part of the larynx. It is responsible for initial air processing. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है बॉडी में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं? नोज आ जाता है, नेजल कैविटी आ जाता है, फेरिंग्स आ जाता है, लैरिंग्स का अपर पार्ट आ जाता है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? एयर को प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन नोज एंड नेजल कैविटी का क्या वर्क है? वार्म्स, फिल्टर्स एंड ह्यूमिडिफाइड इनहेल्ड एयर। द नेजल कॉन्चा इंक्रीज सरफेस एरिया एंड हेयर फिल्टर लार्ज पार्टिकल्स। नोज एंड नेजल कैविटी का मतलब है कि हमारे नोज में हेयर्स प्रेजेंट है। वो किस लिए यूज होते हैं? कोई भी इन्फेक्शन एयर के साथ हमने इनहेल किया है तो हेयर्स क्या करते हैं? जो नोज के अंदर प्रेजेंट, वो ट्रैप कर लेते हैं किसी भी चीज को। अगर वो इन्फेक्शन है, कोई भी बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह या सॉलिड पार्टिकल है, वो ट्रैप हो जाते हैं हमारे नोज में जो हेयर प्रेजेंट है। और फिल्टर करते हैं किसको? एयर को, वार्म करते हैं और ह्यूमिडिफाई करते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स का क्या वर्क है? फेरिंग्स को और क्या कहते हैं हम? थ्रोट, अ पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड। अभी मैंने आपको अर्लियर बताया कि किसका पैसेज है ये? एयर और फूड का पैसेज है, कॉमन पैसेज है। नेक्स्ट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स को मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं।
contains the vocal cords and protect the airway to prevent food from entering the lungs. क्या कंटेन्स द वोकल कॉर्ड, जब वॉइस जनरेट होती है तो ये क्या कैरी करेगा, वोकल कॉर्ड कैरी करेगा, प्रोटेक्ट करता है फूड को एंटर करने से लंग्स के अंदर, कौन, लैरिंग्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अभी हमने फर्स्ट वन पढ़ा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अब पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इंक्लूड द लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स। लोअर पार्ट है तो मतलब सारे नीचे के जो भी स्ट्रक्चर है वो किस में आएंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएंगे। तो वो क्या हो सकता है, लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। अपर वाले में हम पढ़ रहे थे अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, अब है लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स। एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया? ट्रैकिया का अनदर नेम क्या है, ट्रैकिया को और क्या बोलते हैं, विंड पाइप। A rigid tube supported by C-shaped cartilage ring that keeps it open and lead air to the lungs। क्या करता है, रिजिड शेप की ट्यूब होती है, ठीक, कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होती है। किस लिए प्रेजेंट होती है, क्या करती है, ओपन करती है आपके एयरवेज को कि लंग्स के अंदर एयर्स इजीली इनहेल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, द ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू टू मेन ब्रोंकाई विच फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच इज नोन एज ब्रोंकियोल्स। अभी मैंने बताया था ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, उसका क्या नाम है, ब्रोंकाई। फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकिया स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। Next one is lungs. Located in the chest cavity, they are the primary site of gas exchange. They contain millions of tiny air sacs called alveoli. Lungs क्या चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेटेड होती है, क्या फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है इसका गैस एक्सचेंज का। O2 और CO2 एक्सचेंज करते हैं। O2 हमारी बॉडी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो O2 को कैरी करते हैं और CO2 को बाहर भेज देते हैं। दे कंटेन मिलियंस ऑफ टाइनी एयर सेक्स। वो टाइनी एयर सेक्स कौन से होते हैं, एल्वियोलाई, जहां पे गैस एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट इज एल्वियोलाई, माइक्रोस्कोपिक एयर सैक वेयर द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एयर एंड ब्लड अकर्स। अब जहां पे एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है वो क्या है, एल्वियोलाई है। किन के बीच हो रहा है, हम गैस किसको दे रहे हैं, O2 किसको पास ऑन कर रहे हैं, ब्लड को पास ऑन कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ द कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन अभी अभी मैंने आपको बताया था, अब उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में क्या वर्क करते हैं। कंडक्टिंग जोन, द स्ट्रक्चर इन द कंडक्टिंग जोन सच एज नोज, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई एक्ट एज अ रिजिड कंडक्ट फॉर एयर टू ट्रेवल टू द रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का क्या काम है कि ये एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाई, वार्म बनाते हैं और फिल्टर आउट करते हैं। कहाँ भेजने के लिए, रेस्पिरेटरी जोन तक भेजने के लिए एयर को क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं। दे वार्म, ह्यूमिडिफाई एंड फिल्टर द एयर प्रोटेक्टिंग द लंग्स फ्रॉम इरिटेंट्स। इरिटेंट्स से बचाने के लिए, कोई भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए कंडक्टिंग जोन किसको फिल्टर आउट करते हैं, एयर को, इनहेल्ड एयर को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी zone. The microscopic structure of the respiratory zone including alveoli and alveolar ducts are where gas exchange take place. अभी भी मैंने आपको बताया कि alveoli is the actual site where the gas exchange takes place. तो मैंने वही तो बोला, gases exchange एक्चुअल में हो कहाँ रही है, alveoli के पास। Alright, inhaled O2 means oxygen from the air passes through the thin wall of the alveoli and into the blood stream. अब हमने ऑक्सीजन इनहेल कर लिया, अब ये कहाँ पे पास ऑन होती है, ब्लड के पास, एल्वुलाई में आती है। एल्वुलाई किसको देता है, ब्लड को। साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेस इनटू एल्वुलाई टू बी एक्सहेल्ड। अब ब्लड किसको लेकर आता है, CO2 को। CO2 किसको दे देता है, एल्वुलाई को। एल्वुलाई फिर ब्रीद आउट करके बाहर एक्सहेल कर देती है, किसको, CO2 गैस को। CO2 गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। हमारी बॉडी में डायफ्राम नाम की मसल होती है जो प्राइमरी मसल होती है, किसके लिए, फॉर ब्रीदिंग। दीज मसल्स आर क्रिटिकल फॉर ब्रीदिंग। मैंने बताया अभी अभी आपको, ये क्या होती है, मसल्स होती है जो हमें रेस्पिरेशन करने में हेल्प आउट करती है और ब्रीद आउट और ब्रीद इन करने में हेल्प आउट करती है।
तो फर्स्ट वन इज इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ठीक। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल्स डाउनवर्ड क्रिएटिंग अ वैक्यूम दैट पुल एयर इनटू द लंग्स। इनहेल करते हैं जब हम, हमारी डायफ्राम प्रेजेंट होती है लंग्स के नीचे जैसे, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ पुल डाउन होता है तो हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। क्यों बड़े हो जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को इनपुट करते हैं। इनपुट क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो बॉडी को जितने अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए उतनी ही लंग्स उतने ही बड़े हो जाते हैं। ऑलराइट, फिर है एक्सहेलेशन। द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड पुश एयर आउट ऑफ द लंग्स। जब डायफ्राम नीचे हो रहा था तो हम इनहेल कर रहे थे, जब डायफ्राम ऊपर चला जाएगा अपनी पोजीशन पे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से ब्रीद आउट हो जाएगी। ऑलराइट, next point is breathing mechanism. The breathing mechanism is a two-step process of inspiration and expiration driven by the diaphragm and intercostal muscle, which change the volume and pressure of the thoracic cavity to pull air in and push it out. Breathing mechanism two-step process है किसका, inspiration और expiration का, which is driven by कौन से मसल कराते हैं, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। यही वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करते हैं किसके अंदर, थोरैसिक कैविटी में, जिससे कि हम एयर को इन कर सके और पुश कर सके बाहर की तरफ, जो एयर अननेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए। क्या अननेसेसरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज इंस्पायरेशन, इनहेलेशन। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं, the diaphragm contract and moves down while the external intercostal muscle contract, lifting the ribs and sternum up and out. diaphragm अभी बताया जब contract करता है नीचे की तरफ पुश होता है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, लिफ्ट करती है किसे, रिब्स को और स्टर्नम को अप एंड आउट, कि क्या हो सके, इनहेलेशन, मतलब हम इनहेल कर सके। दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विच एक्सपैंड्स द लंग्स। यही इंक्रीज करता है वॉल्यूम को, किसकी वॉल्यूम को, थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को। इसीलिए हमारा लंग्स क्या हो जाता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सपेंड कर जाता है, बड़ा हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज द इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम causes a decrease in the pressure inside the lung compared to the atmosphere and air flows into the lungs. जब हमारा लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डिक्रीज किस में हो जाएगा, प्रेशर में। लंग, ये वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, जब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो अभी क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और एयर फ्लो हो जाएगा कहाँ पर, लंग्स के अंदर, जब हम इनहेल करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। जब हम अननेसेसरी एयर को अपनी बॉडी में से बाहर निकालते हैं, वो कौन सी एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारी बॉडी में उसका कोई रोल नहीं है तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, उसको एक्सहेल कर देते हैं। एट रेस्ट दिस इज अ पैसिव प्रोसेस वेयर द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। जब हम रेस्ट पर होते हैं पैसिव प्रोसेस होता है जब डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सिंग पोजीशन पे रहते हैं। ऑलराइट, द डायफ्राम मूव्स बैक अप इनटू द डोम शेप एंड द रिब केज मूव डाउन एंड इन। जब हम नॉर्मली एक्सहेल करते हैं डायफ्राम नीचे से ऊपर चला जाता है, मतलब अपनी पोजीशन पे, डोम शेप का होता है, अपनी पोजीशन पे वापस लौट जाता है। रिब केज मूव करता है डाउन और इनवर्डली। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज द डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity which increases the pressure inside the lungs above atmospheric pressure forcing air out। अभी मैंने समझाया जब वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें फोर्सफुली एयर को बाहर निकालना है, एक्सहेल करना है। एक्सहेलेशन ही तो पढ़ रहे हैं, एक्सपायरेशन ही तो पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। फोर्स्ड एक्सपायरेशन रिक्वायर्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। फोर्स एक्सपायरेशन में क्या रिक्वायर होता है, एब्डोमिनल मसल की ज़रूरत पड़ती है और इंटरनल इंटरकोस्टल की ज़रूरत पड़ती है। किस लिए, जब हम फोर्सली एक्सपायर करते हैं, फोर्सली एक्सहेल करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज लंग्स वॉल्यूम्स।
लंग्स की वॉल्यूम, अभी हमने वॉल्यूम पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, पर वो वॉल्यूम कौन सी होती है अब पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज टाइडल वॉल्यूम। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग वन रेस्पिरेटरी साइकिल। ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। द नॉर्मल एडल्ट वैल्यू इज 10% ऑफ द वाइटल कैपेसिटी, अप्रॉक्सीमेटली 300 to 500 ml। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 300 से लेके 500 ml तक हमारी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट वन है सेकेंड वन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। It is the amount of air that can be forcefully inhaled after a normal tidal volume। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कौन सी वॉल्यूम होती है, टाइडल वॉल्यूम तो अब ये समझाया मैंने, जब हम नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो। पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है नॉर्मली जब हमने इनहेल और एक्सहेल कर लिया। फोर्सफुली इनहेल करने को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये कितनी होती है, IRV इज यूजुअली केप्ट इन रिजर्व बट इज यूज ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग। ये कब यूज होती है, जब हमने डीपली इंस्पायर कर लिया, कब यूज होती है, ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग। द नॉर्मल अडल्ट वैल्यू इज 900 to 3300 ml। कितने ml होती है ये, 1900 to 3300 ml। ऑल राइट, next is expiratory reserve volume। It is the volume of air that can be exhaled forcibly after exhalation of the normal tidal volume। The normal adult value is 700 to 1200। जब हमने नॉर्मली एक्सेल किया, ठीक, उसके बाद हम फोर्सफुली एक्सेल करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 700 से लेके 1200 वॉल्यूम ml तक। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज रेजिडुअल वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सहेलेशन। हमने मैक्सिमम से ज़्यादा ही एक्सहेल कर दिया, उसके बाद भी जो एयर हमारे लंग्स कैविटी के अंदर बच जाती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल एडल्ट वैल्यू इज एवरेज एट 1200 ml, 20 to 25 ml पर kg होती है। नॉर्मल रेंज क्या होती है रेजिडुअल वॉल्यूम की, 1200 ml। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क इन अ कमेंट बॉक्स।